आपकी लाइफ में स्ट्रगल कैसा रहा? होटल लाइन में तो जॉब कर ही रहा था, लेकिन पार्ट टाइम क्या होता था कि मैं स्टूडियो को धक्के खा रहा था। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा ना कोई स्टूडियो, ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसने सबसे पहला आपका हाथ पकड़ा। एक हिमांशु रावत करके म्यूजिशियन बैठते हैं जो स्टूडियो के ओनर थे, और उन्होंने वहाँ पे मेरा हाथ थामने का जो काम था वो किया। तो मुझे नारायण के रूप में मेरे भगवान इस संगीत जगत में डीजे वायरस सर है। अभी आपका एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसका नाम है अरे झम्म लागे मेरी सुआ रंगीली तो परा, झम्म लागे मेरी सुआ रंगीली तो परा, अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरे चमकने गुलाबी शरारा। और ये सिर्फ यहाँ अपने उत्तराखंड ही नहीं, अपने पूरे भारतवर्ष और देश विदेशों से मुझे कॉल आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग प्रोत्साहन भी दे रहे हैं मुझे। तो अभी आप किन किन कलाकारों की आपने हेल्प करी है और आगे की क्या प्लानिंग है इन कलाकारों को लेकर? आपने एक गाना सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। हवाई तवाई माझी हवाई तवाई बजिस पाले रहना दूर ते दुबई। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके काफी गाने मैंने रिकॉर्ड करे हैं और बहुत जल्दी आप सबके सामने बहुत अच्छे अच्छे गाने आएंगे भी उनके। कि अगर बंदे के पास म्यूजिक का, सिंगिंग का नॉलेज नहीं है, हाँ। गा रहा है, अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो बस। उनका भी ऐसे कुछ है, बासी रोटी के आमा खाने काचे कलम रहे। इसको अभी आपका एक न्यू गाना आया हुआ है। अरे ओ शाले कमला शाले तो क्या मेरी याद नहीं आई, इश्कुली कलाश देना तुले मेले साथ निभाई। आप कौन से सिंगर को सबसे ज्यादा सुनते तो मैं पर्सनली पसंद करता हूँ, अगर देखा जाए आजकल तो इंदिरा रेड्डी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी टोन मिलती है। हैं? क्या इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरीके का भेदभाव है? क्योंकि मुझे लगता है तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात सही है आपकी, भेदभाव होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भेजी पॉडकास्ट के 9वें एपिसोड में। अभी तक 8 एपिसोड में आप लोग के बीच उत्तराखंड के काफी सारे कलाकारों को लेकर आया, जिन कलाकारों ने अपना अपना तजुर्बा शेयर किया। साथ ही साथ उत्तराखंड से बाहर के लोगों को भी आप लोग के बीच इस शो में लेकर आया, उन्होंने भी अपना तजुर्बा शेयर किया। लेकिन आज एक ऐसे कलाकार को आप लोग के बीच में लेकर आया हूं जिनके गाने सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि आउट ऑफ उत्तराखंड के लोग भी सुनते हैं। दोस्तों, सिर्फ ये गाना ही नहीं गाते हैं बल्कि ये गाने लिखते भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज ये करते हैं, यानी कि इन्हें हम मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं। तो आज के इस शो में हम जानेंगे उनके इस कलाकारी के सफर के बारे में, और एक कलाकार के सफर में कितना ज्यादा स्ट्रगल होता है, इन सभी के सभी चीजों के बारे में आज के इस शो में हम जानने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोग के बीच में इनवाइट करता हूं एक बेहतरीन गायकर जिनका नाम है विजय प्रकाश जी। तो बहुत बहुत स्वागत है विजय प्रकाश जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम सभी दर्शकों को मैं विजय प्रकाश की ओर से सादर प्रणाम और सम्मान देना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और सम्मान दिया, तो इसी के लिए बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और धन्यवाद और प्रणाम सर आपको। तो विजय प्रकाश जी, सबसे पहला मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मैं, जैसे कि मुझे पता है कि हर इंडस्ट्री में एक स्ट्रगल होता है और वो स्ट्रगल बहुत तगड़ा होता है, और उसी तरीके से संगीत की लाइन में या एक्टिंग की लाइन में, म्यूजिक की लाइन में बहुत तगड़ा स्ट्रगल है। तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल कैसा रहा? मैं सच बताऊं तो सबसे पहले स्ट्रगल की बात अगर आपने कही है, इससे रिलेटेड मैं एक आपसे शेयर करूंगा अपनी स्टोरी, जो कि थी होटल लाइन से रिलेटेड। तो मैंने भी होटल इंडस्ट्री से अपना शुरुआत करी, वहां पे मैंने सफर की शुरुआत करी। वहां पे मैंने काफी काम किया होटल लाइन में। मैं दिल्ली में होटल लाइन से जुड़ा था, वहां पे मैंने तंदूर में काम किया। तो वहां पे तंदूर में हेल्पर का काम किया, तो वहां पे मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता था आए दिन। तो धीरे धीरे कहानी आगे चलती रही, तो मैंने तंदूर में काम किया, फिर इंडियन में काम करा, फिर वहां पे ग्रो हुई मुझे होटल लाइन से। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि भैया आदमी रातों रात कामयाब हो गया, लेकिन उस रातों रात कामयाबी के पीछे जो अंधेरे होते हैं वो कोई नहीं देखता। तो वो अंधेरे आपके जीवन में क्या रहे? मेरा अंधेरा ऐसा रहा सर कि मैंने अपनी लाइफ में एक लिखने की छोटी सी कला थी, तो मैं लिखता था टूटा फूटा, मुझे उतना उस टाइम नॉलेज नहीं था। होटल लाइन में तो जॉब कर ही रहा था, लेकिन पार्ट टाइम क्या होता था कि मैं स्टूडियो को धक्के खा रहा था। किसी को कॉल मिला लिया, ये होता है ना गूगल पे कि नियर बाय स्टूडियो, म्यूजिक स्टूडियो करके, तो मैं ऐसे सर्च कर रहा था। नियर बाय में स्टूडियो मिलते थे तो उनके कॉलिंग नंबर आ जाते थे गूगल पे, तो मैं सर उनको कॉल करता था कि आप मेरे पे काम करिए, मैं गाने लिखता हूँ, और मैं अगर जो गाने लिखता हूँ आप उनके ऑडियो बनाइए,
मैं उन ऑडियो को कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आप ऑडियो बनाओ, रिलीज करो। बस मुझे जानना है कि जो स्कूल के दौर पे जो लड़के जो मेरे क्लासमेट होते थे वो मेरा मनोबल जो बढ़ाते थे, तो उसी मनोबल ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया कि हाँ यार वो लड़के अच्छा कहते थे और मुझे करना है कुछ। तो उस आवाज को मुझे लगता था जिसकी वो तारीफ करते थे कि अगर मार्केट में आ गई तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की रहेंगी। तो इसी प्रतिक्रिया को जानने के लिए मैं सोचता था कि कुछ होगा। तो उन प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए मैं स्टूडियो के लिए कॉल करता था, सभी के हाथ जोड़े, लोगों के मैं हर कुछ करने के लिए तैयार था, पर कहीं से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला सर। तो मेरा दौर ये था कि मेरे लिए वो काली रात जो आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया, तो वही रही मेरी लाइफ की कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ा। और स्टूडियो में मैं कई बार अपमान भी हुआ मेरा। अपमान होता है सर, क्योंकि एक कलाकार, अगर आप कलाकार की जिंदगी देखें उठा के, तो वो फाइनेंशियली कमजोर होगा। मेरी लाइफ में भी ऐसा स्ट्रगल इसीलिए रहा क्योंकि मैं भी फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक था और आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी। परंतु इन्हीं कारणों से उभर के अगर आप स्ट्रगल करते रहते हो और अपनी मेहनत और अपनी सच्चाई और ईमानदारी को लेके आप चलते हो, तो आप सक्सेस हो जाओगे। अच्छा, जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, कोई भी इंसान अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर होता है और वो अचानक से अगर उस इंडस्ट्री को चेंज कर रहा होता है, तो समझाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जी। ऐसे लोग जरूर आपको मिले होंगे जिन्हें बोला भाई क्यों कर रहा, कुछ नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो क्या ऐसा फेज से भी गुजरना पड़ा आपको? बहुत सारे, आपने सही सवाल किया मुझसे कि ऐसे मुझे बहुत सारे लोग मिले और वो कोई और नहीं थे, मेरे खुद के जानने वाले लोग, मेरे परिवार के लोग ऐसे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि यार यहाँ पे टाइम आपका खराब आएगा और आप कहीं ना कहीं ये सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है, आप इस पे आगे काम करेंगे, एज अ फ्यूचर सोचेंगे तो आपका लोग डिमोटिवेशन करेंगे और आप इसमें आगे नहीं बढ़ सकते और डिमोटिवेट ही करेंगे। और ऐसे मेरे लाइफ में आए, काफी लोग आए और वो मेरे पारिवारिक ही लोग थे। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे लोग जरूर आएंगे आपकी लाइफ में कि जो आपको पॉजिटिव तो नहीं लेकिन नेगेटिविटी वाली एनर्जी जरूर देंगे। तो आपको वहां पे तय करना होता कि आपको पॉजिटिविटी में जाना है या नेगेटिविटी में। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, आपका कहना भी सही है, लेकिन मैं एक बार प्रूफ करना चाहता हूँ खुद को कि मैं खुद क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहीं ना कहीं जो स्ट्रगल वाली बात है वो फॉलो करी और मैं कर ही रहा हूँ और करूंगा आगे और अच्छे लेवल पे करूंगा। अभी आपका एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ जिसका नाम है बांध बिजोरा जी। पहले तो मैं ये गाना आपसे सुनना चाहूंगा, उसके बाद बाकी की बातें इस गाने के बारे में करेंगे। जरूर। अब आए हैं तो दो लाइनें तो होनी चाहिए। तो मेरे साथ ये गाना हमारी उत्तराखंड की जानी मानी गीतकार और गायकार दीक्षा ढोंडाल जी के साथ में मैंने ये गाना गाया और वो भी बहुत प्रचलित गायिका हैं और उनके लेखन में ये गाना था और हमारे संगीत हमारे डीजे वायरस सर ने दिया है। डीजे वायरस सर के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट 2 लाइनें सर ने कहा तो 2 लाइनें जरूर पहले गुनगुनाते हैं इसके लिए। ओ तेरा रूप जैसा चांद चकोरा, ओ तेरा रूप जैसा चांद चकोरा, ओ सब के नीत के, ओ सब के नीत के बांध बेजोरा, ओ सब के नीत के बांध बेजोरा, ओ तेरी आंखों को कातिल नजरा, ओ तेरी आंखों को कातिल नजरा, ओ तिके दिल दी बैठो, ओ तिके दिल दी बैठो या पहाड़ी छोरा, ओ तिके दिल दी बैठो या पहाड़ी छोरा। क्या बात है, आपने तो यहाँ महफिल सजा दी। धन्यवाद। वैसे तो आपके गाने काफी सारे हैं। हाँ जी। और पब्लिक भी सुनती है, हम भी सुनते हैं, बहुत ज्यादा प्यार आपको मिलता है। हाँ जी। लेकिन आपका खुद का गाया हुआ, खुद का लिखा हुआ सबसे फेवरेट गाना आपको कौन सा लगता है? वैसे तो मैंने काफी गाने लिख दिए हैं और काफी प्रचलित भी हैं लेकिन आजकल मैं सच बताऊं तो अभी करंट टाइम में मुझे इतना प्यार अगर मिला है बहुत ज्यादा, तो वैसे मिलियंसों गाने बहुत सारे मेरे, बट जो बहुत ज्यादा प्यार मुझे अभी मिल रहा है और ये सिर्फ यहाँ अपने उत्तराखंड ही नहीं, अपने पूरे भारतवर्ष और देश विदेशों से मुझे कॉल आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग प्रोत्साहन भी दे रहे हैं मुझे, तो मेरा है लक्ष्मा गाना जो हाल ही में रिलीज हुआ है अभी। इसके 2 लाइनें सुनना चाहूंगा। जरूर। लक्ष्मा गाने की भी 2 लाइनें जरूर सुनाऊंगा।
अरे मोहना सोना बड़ा दे 2.5 तोले नथुली बढ़ा दे मोहना सोना बड़ा दे 2.5 तोले नथुली बढ़ा दे अरे लक्ष्मा तेरी नाक में सजे मेरी बड़े नथुली जम लगे के भलो छाजिरो गोल बंधा तेरी नथुली दगड़ा जम लगे। क्या बात है। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे कलाकार आप हो और भटके हुए भी रहे हो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। और जैसा कि आपने मुझे बताया कि जब आप पहली रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे जी। तो लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। यस। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा ना कोई स्टूडियो ऐसा कोई ना कोई बंदा तो होगा जिसने सबसे पहले आपका हाथ पकड़ा। क्या था कि मैं जब होटल लाइन में, मैंने आपको बताया कि मैं होटल लाइन में था, तो मैं होटल लाइन में जब था तो मैं एक दिन मेरा वीक ऑफ था तो मैंने घंटा घर में सर्च किया कि नियर बाय स्टूडियो, तो वहां पे एक हिली वाइब करके स्टूडियो आया। तो वहां पे क्या हुआ सर कि मैंने कॉल करी उनको, उन्होंने बड़ा सम्मान से कॉल उठाया और मुझे बताया कि आप स्टूडियो आ जाइए, हमारी ये लोकेशन है। तो मैं चट से वहां पे चला गया। तो मैं वहां पे गया तो गानों से रिलेटेड बातें होने लगी। मैंने कहा देखिए सर, मैं लिखता हूँ छोटा मोटा और आप मुझ पे अगर इन ऑडियो को बनाते हैं, मुझ पर काम करते हैं तो बड़ी कृपा रहेगी आपकी। हाँ, बड़ी कृपा रहेगी आपकी और मुझे सम्मान हमेशा रहेगा आपका। तो वहां पर सर हिमांशु रावत करके म्यूजिशियन बैठते हैं जो स्टूडियो के ओनर थे और उन्होंने वहां पे मेरा हाथ थामने का जो काम था वो किया। वहां पे ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि आइए आप और आपका सबसे बेस्ट गाना जो लिखा हुआ है वो आप हमें सुनाइए। तो मैंने अपने लिखे हुए चंद कुछ गाने थे तो मैंने उनको सुना दिए। तो उन्होंने कहा कि यार मैंने कहा सर देखिए फाइनेंस कितना आएगा, कैसे करके होगा, क्या कुछ इसमें रहेगा। तो उन्होंने कहा देखो आपकी आवाज़ अच्छी है, हम आपके गाने बनाते हैं और प्रोडक्शन हाउस से रिलीज करते हैं, क्या लोगों की प्रतिक्रिया रहेंगी उस बारे में हम बात करेंगे आगे। तो अभी आप फाइनेंस का फिलहाल इग्नोर करो, वो हमारी तरफ से होगा। तो मुझे बड़ी ही खुशी हुई और उस दिन ये समझ लो कि मुझे पूरी रात भर में सोया नहीं था खुशी के मारे कि किसी ने मेरे लिए इतना सोचा है और मेरे लिए काम किया। तो मुझे बड़ा खुशी हुआ और मैं उस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा हिमांशु रावत जी का और हिली वाइब स्टूडियो का, जिन्होंने मुझे समर्थन किया उस टाइम पे जब मेरा कोई नहीं था। तो उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और ऐसी कहानी आगे बढ़ती रही। तो उन्होंने मेरे कुछ गाने रिकॉर्ड भी करे और मेरे 4-5 गाने वहां पे रिकॉर्ड हो गए थे, लेकिन किसी प्रोडक्शन को चले गए जब गाने तो रिलीज नहीं हो पाए किसी कारणवश। बट एक गाना मेरा रिलीज हुआ था जो उन्होंने बनाया था, ऐसे वैलेंटाइंस डे था, 14 फरवरी का दिन था, उससे पहले मेरे एक गाना रिलीज करा था उन्होंने लिरिकली वीडियो में और आर्य स्टूडियो पे है वो गाना। तो वो गाना जब आया था तो मैं उसे बहुत सुनता था और क्या हुआ कि वो गाना मैं शेयर कर रहा था किसी व्हाट्सएप में, कॉन्टेक्ट्स में ऐसा। तो मुझे कहीं से कॉल आया कि आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, आप क्या गाना रिकॉर्ड करते हो? तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा, मेरा तो नहीं है लेकिन प्रयास करूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे साथ कोई सिंगर है फीमेल में और आप उनसे बात कर लेंगे क्योंकि मेरे से वो बात नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, देखो मेरे पास वैसा समय नहीं है लेकिन दे दो आप कॉन्टेक्ट, मैं बात कर लूंगा, आपका भला हो रहा, क्योंकि भला तो मैं हमेशा से ही चाहता था हर किसी का। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैंने दूसरों का ही भला सोचा है, खुद के बारे में कभी नहीं सोचा और दूसरे ने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। वो मेरे साथ हुआ ही है लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव सोचता हूँ और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वहां पे वो लड़की से मैंने बात करी, उनका नाम लेना चाहूंगा, लक्षिता रावत करके है, यूट्यूब में भी उनका चैनल है। तो लक्षिता रावत जी का क्या हुआ कि मैंने उनसे बात करी, मैंने कॉल करी कि ऐसा ऐसा करके आपको कोई सिंगर बुलाना चाह रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे आपको गाने के लिए, तो क्या आप तैयार हैं? तो उन्होंने कहा देखिए वो पता नहीं कौन है, मेरे से अननोन नंबर से कॉल कर रहे हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप कृपा करके उन्हें इग्नोर करें। तो लक्षिता रावत जी का एक चैनल है, वहां पे बहुत सारे गाने सर्च किए मैंने, कैसी आवाज है क्या करके, कुछ ऐसा ही चेक कर रहा था। तो वहां पे डीजे वायरस जी का एक गाना था। तो कहानी शुरू हो गई साहब। वहां पे लक्षिता रावत जी को मैंने कॉल करी कि आपके पास डीजे वायरस जी का नंबर है तो मुझे कृपा करके प्लीज सेंड करिए। उन्होंने मुझे वायरस सर का नंबर दिया और मैंने वायरस सर के लिए कॉल करा। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है सर, कोई गाना आपके साथ करना चाहता हूं मैं और मैं लिखता हूं और क्या आप मुझे चांस देंगे? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर कितना है आपके चार्जेस? उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि मेरे चार्जेस हैं 10,000 रुपए से शुरू। उन्होंने वो 10,000 वाली बात कही तो फिर मोरल डाउन हो गया और मैंने वहीं पे सोच लिया कि अब तो तू भाई कर ही नहीं सकता, अब तू जा ले, अब तो अपने होटल लाइन पे फोकस कर और अपना बढ़िया से काम वाम सीख के आउट ऑफ इंडिया चला जाना। तो मैंने कहा ठीक है, अब यही सही है, अपने आप को बुझाया समझाया कि यही कर ले, अब तेरे लिए नहीं है भाई, क्योंकि आप फाइनेंशियली उतने हो नहीं स्ट्रांग और आप कर नहीं पाओगे।
तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, समझाया खुद को, मैं चला गया फिर आगे। तो क्या हुआ कि मैंने वहां पे भी एक काम अच्छा किया कि डीजे वायरस सर का नंबर सेव कर दिया। अब उनका 2-3 महीने बाद एक स्टेटस लगाया हुआ था अपने व्हाट्सएप में कि मुझे किसी सिंगर की आवश्यकता है, नए सिंगर की। तो वहां पे मुझे बड़ी उत्तेजना हुई। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सोने पे सुहागा वाली बात है। मैंने वहां पे उनको काफी चैट्स करे, मैसेजेस करे कि प्लीज सर मुझे मौका दीजिए, मैं गा सकता हूँ, आप लिखा हुआ दे सकता हूँ वगैरह करके। उतना अच्छा नहीं लिखता था उस टाइम पे मैं, पर जो भी था करता ही था, छोटा मोटा नॉलेज था उसका। अब उन्होंने कहा कि देखो आप मुझे कुछ गा के भेजो छोटा मोटा। मैंने कहा चलो गा के भेज देता हूँ। मैंने उनको गा के भेजा तो उनको पसंद आया और उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको ना रिस्पॉन्ड करूंगा, बुलाऊंगा आपको जल्दी, तो आप वेट करना। तो 6 महीने बीत गए। अब 6 महीने बाद उनका रिस्पॉन्ड आया मुझे कि यार आपने मुझे मैसेज करा था कि आप तैयार हैं, तो आप अगर तैयार हैं तो मुझे मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ, लोकेशन देता हूँ, आप स्टूडियो पहुंचो। मैंने कहा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, सीधा अपना काम नाम छोड़ा, ड्यूटी पे था। और मेरे पास उस टाइम एक साइकिल होती थी। साइकिल ऐसी होती थी कि जब मैं उस साइकिल को चलाता था 10 मीटर तो 10 बार उसकी साइकिल की चैन निकलती थी। मेरे हाथ काले हो जाते थे, जो कपड़े होते थे वो बिल्कुल काले हो जाते थे उस ग्रीस से। तो वो चैन लगा लगा के उनके स्टूडियो बड़ी मुश्किल से पहुंचा। स्टूडियो में पहुंचा तो फिर वहां पे सर से मिला, डीजे वायरस सर से काफी टाइम से मिलने का वो था, मन था। तो मिला उनसे, तो वहां पता लगा कि मेरी स्ट्रगल लाइन कुछ नहीं है, उनकी स्ट्रगल लाइन किसने 2 गुना पे है, वो उनके अंदर है। वहां पता लगा कि मेरे से ज्यादा तो इस बंदे ने स्ट्रगल देखा है। तो कहीं ना कहीं मैंने वहां जाके एक सीख मिली मुझे कि वायरस दादा ने मेरे से ज्यादा स्ट्रगल देखा था। तो कहीं ना कहीं उनकी और मेरी टोनिंग बैठ गई थी। और टोनिंग बैठ गई, वो टोनिंग बैठ गई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू करा। तो सामने सामने वो खुश हुए, उन्होंने मेरे 2 गाने सामने सामने, मुझे 10 मिनट नहीं लगे, 10 से 15 मिनट में उन्होंने गवा दिए मुझसे। मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने 15 मिनट में 2 गाने गा दिए, थी खुशी थी मुझे। और वो गाने मुझे 3 से 4 दिन में मुझे भेज देते थे कि ये गाना ऐसा बनाया है, सुन लो जरा। ओहो भाई क्या ही गाने बनाते थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वायरस सर की म्यूजिक के साथ मेरा गाना। आपको एक चीज शेयर करूंगा, डीजे वायरस सर जी मेरी लाइफ के वो पहले व्यक्ति हैं और मेरे लिए वो छवि हैं जो इस संगीत जगत में मुझे आज आपके सामने बिठाई है। और इस संगीत जगत में जो नाम है, जो नाम कहीं पे लोग समझ पाते हैं या लोगों तक पहुंच रहा है, या जो आवाज लोगों तक पहुंच रही है, तो उसका श्रेय मेरी मेहनत तो है, मानता हूं। बट उस मेहनत के पीछे अगर आपको सपोर्ट मिलता है, समर्थन मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो भगवान का रूप होता है। तो मुझे वो बोलते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाते हैं, तो मुझे नारायण के रूप में मेरे भगवान इस संगीत जगत में डीजे वायरस सर हैं, जिन्होंने मुझे आज इस लायक बनाया है कि हर जगह पे लोग मुझे तारीफ करते हैं और प्रशंसा करते हैं और प्यार देते हैं। तो बड़ी खुशी होती है, मेरे लिए वो इस संगीत जगत में भगवान से बड़े। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए गाने बनाए या मेरे गानों को म्यूजिक दिया, उन्होंने मुझे फाइनेंशियली भी प्रोटेक्ट किया। उन्होंने कहा भाई तू 100% दे और अच्छा और बेटर करने का प्रयास कर। तुझे प्रॉब्लम किस चीज की है? रूम का रेंट वो मैं दूंगा, आने जाने का खर्चा मैं दूंगा, तुझे खाने की प्रॉब्लम है अपने घर में बिठा के उन्होंने मुझे खिलाया। हमने बहुत अच्छा एंजॉय। भाई वाली बात आ गई थी, वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटे भाई वाली बात हो जाती है। बेसिकली अपने वायरस दादा उत्तराखंड के नहीं है, हिमाचल से हैं, लेकिन अब उत्तराखंड के ही हो गए हैं। उनकी शादी भी हमारे उत्तराखंड से ही हुई है, गढ़वाल से। और बहुत बड़ा चर्चित नाम है संगीत जगत में। है, हमने सुना है नाम। तो हर जगह उनके गीत बजते हैं संगीत वाइज, और बहुत अच्छा उनका व्यवहार है। और मैंने जैसे कल्पना करी है कि मेरे लिए इस संगीत जगत में भगवान का नाम है, तो उन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ऐसे अच्छे काम किए हैं कि मुझे वो मिले और आज आप सबके सामने बैठने का सौभाग्य मिला है और मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आपने वायरस दादा से कोई ना कोई चीज सीखी है और अपनी उस सीख से अभी आप भी कुछ कलाकारों की हेल्प कर रहे हो। यस। और मुझे जहां तक लगता है कि वायरस दादा से कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिला होगा। हाँ जी। तो अभी आप किन किन कलाकारों की आपने हेल्प करी है और आगे की क्या प्लानिंग है इन कलाकारों को लेकर, थोड़ा वो जानना चाहता हूँ। आपने एक गाना सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुआ है, हवाई तवाई करके। हवाई तवाई ने तो बहुत हवाई मचाई है। बहुत तवाई मचा दी है। और उनका नाम है जगदम्बा भक्तवाण करके। वो मेरे रिलेशन में ही है, मेरे नॉन में है। बट मुझे क्या हुआ, वो कहीं बहुत पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो मिली थी मेरी उनको, तो मुझे क्या हुआ कि मुझे उनकी आवाज में एक खनक लगी। वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें बोलते हैं ना
कि हीरा हर एक फील्ड में लिखते भी अच्छा है और गाने की तो बात ही अलग है। तो मुझे वो चीज़ पहचान में आई, मुझे लगा कि काम करना चाहिए। वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनकी काफ़ी गाने मैंने रिकॉर्ड करे हैं और बहुत जल्दी आप सबके सामने बहुत अच्छे-अच्छे गाने आएँगे भी उनके। और वो जब कहीं पे आज लगता है ना कि यार कुछ मैंने भी किया है, तो आज वो नज़र जब आता है कि वो कहीं पे जाते हैं ना, तो लोग उनके साथ वीडियो कर रहे होंगे बिल्कुल, फोटोज़ खिंचा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यार विजय प्रकाश भाई किया है तुमने कुछ। तो बड़ा मजा आ रहा है और ऐसे मुझे ना अंदर से एक होप मिल रही है कि मुझे ना करना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि सर उत्तराखंड के ऐसे ऐसे कोनों में सिंगर हूँ या कलाकार किसी भी कलाकार से लेके या शिल्पकार से लेके ना ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि जो कभी किसी मंच में नहीं पहुंच पाते। मिलना चाहिए मंच उनको, लेकिन मंच मिलना चाहिए लेकिन पहुंच नहीं पाते। पाए। पहुंच इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो फाइनेंशियली जहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो अच्छे से बड़ा बड़ा कलाकार डिमोटिव हो जाता है। हाँ, कमजोर हो जाता है, तो कमजोर हो जाता है। तो मैं इतना भी बड़ा फाइनेंशियल तो नहीं उठा सकता, परंतु देखो जितना हो सकता है जितना उतना मेरे तो से कर होता सकते है हैं। उससे ज्यादा करने के हाँ, प्रयास में रहता हूँ। तो मैं सर पर्सनली नए कलाकारों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि नए कलाकारों के लिए बहुत स्ट्रगल तो होता है, बट आपको अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। और आपके अंदर कला है तो आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है कला को निखारने का। बिल्कुल है। आपको वहां पे कोई पैसे नहीं लगते, कोई वहां पे इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कुछ भी वीडियो करो और सोशल मीडिया में डाल दो, लोग उस पर प्रतिक्रियाएं देंगे, लोगों तक पहुंचेगी, तो आपको अच्छा खासा उसमें समर्थन मिलेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे और मजा आएगा आपको भी। एक दौर वो होता था सर कि जब कलाकार के लिए, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत स्ट्रगल देखा, लेकिन आज उतना स्ट्रगल रहा नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया ने ना काफी आसान कर दी है चीजें। आज कोई कुछ भी गाता है तो वो सोशल मीडिया बिना नॉलेज के मतलब हाँ मतलब कुछ भी अगर मान के चलो तो कुछ भी अगर बोल दिया। बात वही है कि अगर बंदे के पास म्यूजिक का, सिंगिंग का नॉलेज नहीं है, गा रहा, अगर पब्लिक पसंद कर रही है तो वायरल है, तो पब्लिक के लिए वो अच्छा हो जाता है और पब्लिक उसे और ज्यादा शेयर करती है और फिर वो बंदा काफी हाईलाइट में आ जाता है और सभी लोग उसके पीछे चले जाते हैं फिर। तो यही है आज सोशल मीडिया। आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। हमारे जगदम्बा भाई हूँ या हमारे बीच में आजकल एक काफी अच्छे कलाकार हैं, उनका नाम संदीप करके है, सनी गढ़वाली करके शायद सोशल मीडिया पे हैं। उनके काफी 2-4 प्रचलित गाने आ भी गए हैं। तो अगर मैं सोशल मीडिया पे देखूं तो इन दोनों कलाकारों की काफी चर्चा हो रही है। अभी बहुत चर्चा चल रही है दोनों की, बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। तो बासी रोटी क्या मखाना है, हाँ उनका भी ऐसे कुछ है, बासी रोटी क्या मखाना काचे क्या लामा। तो मैं सच बताऊं तो ये सब है सोशल मीडिया की पावर। बिल्कुल है सोशल मीडिया पावर। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो ना जाने कितने ही ऐसे कलाकार नहीं आ पाते। हमारे टाइम पे तो इतना ज्यादा नहीं था। बट आजकल मैं नए कलाकारों के लिए यही बोलूंगा सर कि सोशल मीडिया का अच्छे से यूज करो और पॉजिटिव वे में यूज करो। नेगेटिविटी तो है ही मार्केट में। मार्केट में क्या आपको पड़ोस में नेगेटिविटी मिल जाएगी, वो तो बहुत ही वो गिराना चाहते हैं। यस, तो आप सोशल मीडिया पे अच्छी चीजें करो, आज बहुत बड़ा ग्रो कर सकते हो आप। और मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि 100% दो और अपनी कला को निखारो। देखो हमारा द भेजी पॉडकास्ट का मेन मोटिव भी यही है कि जो हमारे उभरते हुए कलाकार हैं, जिनके पास छुपे हुए कलाकार, दबे हुए कलाकार मंच नहीं मिल पा रहा, तो उनके लिए मंच हमने तैयार किया है। हाँ, बहुत बढ़िया। वो आए, अपने तजुर्बे शेयर करें, क्या स्ट्रगल आप झेल रहे हो। जी, जनता लोगों को पता तो चलेगा बंदा। बिल्कुल, अब यहाँ से लोग पहचानेंगे धीरे धीरे करके। बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस चीज के लिए आपको तो सबसे पहले मैं, और धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि जो आपने ये मुहिम यहाँ पे शुरू करी है वो ऐसे चलते रहे और उभरते हुए कलाकार हों या हमारे पुराने कलाकार हों, सभी को सम्मानजनक रूप से इनवाइट करें आप, और उनसे भी कलाकारों के प्रति उनका एक्सपीरियंस हो, तो वो सब ये शेयर होगा और वो शेयर होगा द भैजी पॉडकास्ट में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको कि आपने बहुत अच्छा ये सोच विचार करके एक बहुत अच्छा माध्यम बनाया है कि जहाँ पे कलाकार अपनी बातें रख सकता है और आगे आने वाले कलाकारों के लिए मैसेज छोड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस काबिल हमें समझा और इस लायक हमें समझा कि हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा काम है और मैं सराहना करता हूँ इस चीज की। और स्पेशली मेरी आज 2-3 रिकॉर्डिंग थी लेकिन मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। अगर आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं तो क्यों ना मैं तो सोशल वर्क के लिए तो सर एवरी टाइम खड़ा रहता हूँ, और आप इतना अच्छा सोशल वर्क कर रहे हो तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं छट से आ गया। मैंने कहा रिकॉर्डिंग में अगले दिन शिफ्ट कर दूंगा। तो आप जैसे लोग का मुझे साथ चाहिए और हम द भेजी पॉडकास्ट में बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाएंगे, अच्छे अच्छे लोग को, सिर्फ कलाकार ही नहीं, उन हस्तियों को बुलाएंगे जिनकी मार्केट को जरूरत है, जिसको मार्केट में लोग सुनेंगे, अपनी लाइफ में उनकी बातों को इम्प्लीमेंट करेंगे। उन लोगों को मैं अभी बुलाऊंगा, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, ऑल ओवर
वर्ल्ड से, लेकिन अभी बेसिकली हम उत्तराखंड के लोगों जी, जी। पर ही ज्यादा टारगेट जी। कर रहे हैं। अच्छा, तो विजय प्रकाश जी, अभी आपका एक न्यू गाना आया हुआ है जी और वो भी काफी ज्यादा धूम मचा रहा है, इसका नाम है कमला श्याली। जी थोड़ा इसके 2 शब्द आपसे सुनना चाहूंगा मैं। जरूर जरूर। मेरा हाल ही में यूके जीनियस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बहुत प्यारा वीडियो गीत रिलीज हुआ है। पहले उसका ऑडियो रिलीज किया था, ऑडियो में उसने काफी अच्छी प्रशंसा हासिल करी और इंस्टाग्राम हो या अन्य सोशल प्लेटफॉर्म हो, हर जगह वो छाया हुआ था। तो उन्होंने वीडियो के माध्यम से इसे रिलीज किया है और बहुत प्यारा वीडियो हुआ है। और कमला शाली करके देखिए, स्कूल लाइफ में किसका प्यार नहीं होता है। इसको मैं अपनी बात करूं तो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरी भी ऐसी लाइफ थी। आज पहली बार किसी को पता लगेगा बट मैंने शेयर कर लिया आपसे। तो स्कूल में हर किसी की लव स्टोरी होती है, बिल्कुल होती है, और सबसे पहले लव स्टोरी होती है। तो इस लव स्टोरी की बात करूं तो ऐसी बेस एक गाना है कमला शाली, बहुत प्यारा गाना है, फोक गाना है। ममता आर्य जी कुमाऊं उत्तराखंड की बहुत स्वर कोकिला है, ममता आर्य जी, उनके साथ मैंने ये गाना गाया है और बहुत ही प्यारा गाना बना है। हमारे डीजे मौसम जी ने इसमें म्यूजिक दिया है। तो मैं 2 लाइनें जरूर इसकी सुनाना चाहूंगा। अरे ओ शाले कमला शाले, तो क्या मेरी याद नहीं आई, स्कूल कलाश देना तुले मेले साथ निभाई। ओ शाले कमला शाले, तो क्या मेरी याद नहीं आई, स्कूल कलाश देना तुले मेले साथ निभाई। ओ भेना किसना भेना, मैं क्या याद बहुत आई, तुम्हारी यादों में बिना दिन रात तड़पी रहे। अरे कब देखो लो तेरी मुखड़े, मन मजी ओछी ख्याल, तेरी मुखड़े ना देखे मैं कह गए बहुत शाल। कब देखो लो तेरी मुखड़े, मन मजे ओछी ख्याल, तेरी मुखड़े ना देखे मैं कह गए बहुत शाल। ओ शाले कमला शाले, तो क्या मेरी याद नहीं आई, स्कूल कलाश देना तले मेले साथ निभाए हो। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब मुझे एक चीज ये बताइए कि जी। यार आप तो गा ही रहे हैं, आपको तो दुनिया सुन ही रही है, लोग बिल्कुल। सुन ही रहे हैं प्यार है। और आप भी अपने गाने सुनते ही होंगे, बिल्कुल। लेकिन अपने गानों के अलावा आप कौन से सिंगर को सबसे ज्यादा सुनते हैं और क्यों सुनते हैं, ये भी बताना। जरूर जरूर। तो ये सवाल थोड़ा पर्सनल हो गया है। मेरी चॉइस देखिए, जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, स्कूल टाइम की बात की जाए, तो मैं वहां पे अरिजीत सिंह को सुनता था एज ए हिंदी ऑडियंस। मन में विचार था कि हिंदी गाऊंगा, ये करूंगा, मैं अच्छा हो जाएगा, यो वाला सीन है। बट मुझे पता था कि हाँ, यहाँ तो कभी नहीं बन सकती बात, क्योंकि वो बहुत बड़ा हाँ, वो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बट मैं उत्तराखंड की बात करूं तो जब मैंने अपना पहाड़ी सुनना पसंद किया, तो काफी ऐसे गाने हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं। अगर टाइप्स की बात करूं, जब मैं बहुत ज्यादा सैड मूड में हूं या मुझे कहीं से कुछ दुख है या प्रॉब्लम है, तो मुझे रिलैक्सेशन के लिए हमारे गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुनने पड़ते हैं। मैंने उनके गाने सुने और काफी ऐसे गाने हैं जो बिल्कुल लगता है कि मेरे वो लोकगीत हैं, हार्ट टचिंग सॉन्ग, वो लोकगीत हैं उनके। बट मैं पर्सनली पसंद करता हूं, अगर देखा जाए आजकल, तो इंदिरा आर्य जी मेरे फेवरेट हैं और मैं उनको काफी सुनता हूं और बहुत ज्यादा मात्रा में सुनता हूं। इंदिरा आर्य जी ने धूम मचाई है और वो एक ऐसा नाम है उत्तराखंड इंडस्ट्री में। बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, कलाकार हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और कर रहे हैं लोग भी, उनकी वजह से भी काफी रेवोल्यूशन है, क्रांति आई। बट इंदिरा आर्य जी, उन्होंने उत्तराखंड इंडस्ट्री में एक, उत्तराखंड इंडस्ट्री नहीं बोल सकता मैं, उन्होंने देश नहीं विदेश में भी अपनी ऐसी एक छाप छोड़ दी है कि वो हर एक जगह पे छाए हुए हैं और मुझे वो चीज बहुत पसंद आती है और मैं उनका हमेशा समर्थन करता हूँ। मैंने उनके लिए अभी हाल ही में एक गाना भी लिखा था, कुर्ती काली करके, रूहान भारद्वाज जी के चैनल पे है और करिश्मा शाह जी, और उन्होंने वो गाना गाया, तो बहुत ही प्यारा गाना है, वो मैंने लिखा था उनके लिए। और काफी गाने भी लिखे भी हैं, तो बहुत सारे गाने उनके साथ भी आने वाले हैं और मैं उनका हमेशा सम्मान करता हूँ और बहुत ज्यादा सुनता हूँ। तो अगर ये वीडियो उन तक जा रही है तो मैं लव यू दादा बोलूंगा और यही कहूंगा कि मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी काफी बार वो दिया है, विशेष रूप से उनको सम्मान दिया है और उनकी प्रशंसा करी है, उनको बखूबी याद है। मैं भी उन्हें इंस्टाग्राम हो या अन्य जगहों पे फॉलो करता हूँ और वो भी मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी टोन मिलती है। और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं काफी मार्केट में सुनने को मिलता है कि खुद इंदर दादा से मेरी जब बात हुई थी लास्ट टाइम, तो उन्होंने बोला यार कि आपको पता है, यहाँ भी मेरे काफी जो यार दोस्त हैं,
वो लोग भी यही बोलते हैं कि यार तुम्हारी आवाज की तरह तो उसकी आवाज भी, मतलब इस टाइप का कुछ, मतलब ये ना वो सम्मान वाली बात है, तो वो मुझे सम्मान दे देते इस टाइप से। और वाकई में इधर भी काफी लोगों ने बोला कि यार आप इंदर आर्य जी जैसे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें सुनने में जब आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि इंदर आर्य जी ने गाया हो। तो यार मुझे लगा यार ऐसी बात नहीं है, वो मैंने गाया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया ये सुनना कि उनका और मेरा तालमेल बैठा। तो अभी इंदिरा आर्य जी का एक गाना तो आपको गाना पड़ेगा, ये तो मजबूरी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनका एक बहुत प्रचलित गाना है, शायद आपने क्या पूरी देश दुनिया ने सुन लिया है, गुलाबी गुलाबी सरारा। सरारा। अरे झम्म लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा, झम्म लागे मेरी सुआ रंगीली ते पैरा, अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरे चमकने गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरे चमकने गुलाबी शरारा। ये गाना तो मुझे पसंद आया, लेकिन एक और गाना है, हो अरे सावरे सावरे तेरा खोटा का झावरे, सावरे सावरे तेरा खोटा का झावरे, डीजे में ठुमका तेरा हिलने झुमका तेरा, डीजे में ठुमका तेरा हिलने झुमका तेरा, हो तो कह देखे बैरून अब ऐ मेरी माधुरी, ए सावरे सावरे तेरा खोटा का झावरे, सावरे सावरे तेरा खोटा का झावरे। क्या बात है, बहुत प्यारे गाने। साक्षात इंदर आर्य जी बैठे हुए हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ऐसा कुछ सफर रहा, और काफी लोग मुझे दादा से, मतलब दादा की तरह, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, तो मुझे अच्छा लगता है बस, और क्या। लेकिन मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा सुनता हूँ उनको, और काफी सम्मान करता हूँ, और लव यू दादा। आपने उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नाम दिया है, और उनकी वजह से हो तो मतलब बहुत अच्छा क्रांति आई। हाँ, बिल्कुल आई है, बिल्कुल आई। नचाया है, किस किस को नहीं नचा दिया हाँ, सबको उन्होंने पहाड़ियों को नचा दिया। पहाड़ी तो चलो ठीक है, नाचेंगे नाचेंगे। मैं वही तो लिस्ट बता रहा हूँ, पहाड़ियों को नचा दिया, हिंदुस्तानियों को नचा दिया, और फॉरेन वालों को भी नचा दिया। अरे हर एक बंदे को नचा दिया, तो इसके लिए बहुत शुभकामनाएं दादा को मेरी तरफ से। तो विजय प्रकाश जी, बातें तो काफी सारी हो गई और करनी तो बहुत सारी थी, बाकी हम कभी अगले एपिसोड में आपको बुलाएंगे। लेकिन अभी एक मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि हर इंडस्ट्री में, चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर अदर होटल इंडस्ट्री में भी आप थे, वहां की इंडस्ट्री हो या फिर और कोई इंडस्ट्री, वहां पर किसी न किसी चीज को लेकर भेदभाव रहता है, चाहे वो पोजीशन को लेकर रहे, अपर पर ले रहे, डाउन लेवल पर रहे, तो कोई ना कोई भेदभाव रहता है। तो क्या इस म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर भी इस तरीके का भेदभाव है? क्योंकि मुझे लगता है कि सब एक दूसरे को कलाकार की नजर से देखते हैं, लेकिन क्या भेदभाव है यहाँ पर भी? कुछ नहीं। ये काफी बड़ा सवाल है वैसे पर आंसर जरूर देना चाहूंगा। भेदभाव की बात जहां पर करी जाए, तो कुछ लोगों की मानसिकता में होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे कुछ काफी पहले से काम कर रहे हैं, तो नए कलाकारों के लिए उनका अलग मानसिकता है सोचने का, और जो नए कलाकार हैं वो तो अपने सीनियर को रिस्पेक्ट देते ही हैं। पर यही है कि भेदभाव वाली बात इतनी बड़ी नहीं है, भेदभाव छोटी मोटी बात है, बट होती है, यहाँ भी बहुत सारा है, हर जगह होता है। अगर वो किसी भी, हमारे म्यूजिक फील्ड में भी कई अलग अलग सेपरेट वो होते हैं, जैसे डीओपी हो गया, फिर जो काम करने वाली सारी टीम होती है, पोजीशन होगी, तो जैसे पोजीशन को लेकर जैसे आपने बताया, तो पोजीशन को लेकर ही भेदभाव होता है। तो वो कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात सही है आपकी, भेदभाव होता है, और बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं। बाकी आज का हम ये शो यहीं पर समाप्त करते हैं। बिल्कुल, आपने अपना ये कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और फाइनल में हमारे सब्सक्राइबर को अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोल के सेशन को बाइंड अप करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज का बहुत ही प्यारी बातचीत रही दादा के साथ द भैजी पॉडकास्ट में, और ये वीडियो के माध्यम से जो मैसेजेस आप अगर पूरा देखेंगे, तो बहुत सारे मैसेजेस नए कलाकारों के लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे भविष्य में ऐसे पॉडकास्ट आएंगे, हर एक बड़े और छोटे कलाकार को यहाँ पे मंच मिलता है, और वो लोग अपना एक्सपीरियंस जाहिर करते हैं वीडियो के माध्यम से। और द भैजी पॉडकास्ट की यहाँ पे एक बहुत अच्छी मुहिम है कि वो हर एक छोटे बड़े कलाकार को यहाँ पे बुलाते हैं, और उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, और क्या मैसेज नए कलाकारों को देना चाहते हैं, या क्या आपके जो सीनियर कलाकार हैं उनके प्रति आपका क्या मैसेज है। तो इस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इनको, कि अच्छी मुहिम है, और आप सभी अगर इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और एक स्ट्रगल क्या होता है किसी कलाकार की लाइफ में, वो सब देखने को मिलेगा। तो द भैजी पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, और वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए, हर एक कलाकार तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर एक कलाकार जो पहाड़ से आए हो पर्सनली,
हर एक कलाकार की जिंदगी ये होती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हर एक कलाकार की जिंदगी जो ये है हर कलाकार तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को फैला दो। लव यू, लव यू, लव यू ऑल।